बच्चों नमस्ते। हमने अपनी पिछली क्लास में विशेषण और विशेष देखा था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को लेकर के है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और सामान्यतः इसे कठिन समझा जाता है क्योंकि अशुद्धियों को पकड़ना इतना आसान नहीं है, उनके कई प्रकार हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसानी से आपको उन सिद्धांतों के बारे में बता सकें, उन नियमों के बारे में बता सकें जिनसे एक वाक्य बनता है और अशुद्धियों को पकड़ने में कुछ प्रैक्टिस कर सकें प्रश्नों की, ताकि आप सब अशुद्धियाँ पकड़ सकें। अब देखिए, अगर वाक्य को शुद्ध रूप से जानना है या उसमें अशुद्धियाँ पकड़नी है तो सबसे पहले वाक्य की कुछ विशेषताओं को जानना होगा या वाक्य की संरचना को जानना होगा। यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य की संरचना कैसे बनी होती है। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, यानी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जब वाक्य की विशेषताओं को देखते हैं तो सार्थकता वाक्य की विशेषताओं में पहला गुण होता है, योग्यता होता है, आकांक्षा होता है, पदक्रम होता है कि उसमें पदों का क्रम निश्चित हो, एक उसमें अन्वय हो, मेल हो, लिंग वचन पुरुष काल कारक, इन सब चीज़ों का। तो हम देखेंगे आज की इस क्लास में कि वाक्य आखिर क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं किसी वाक्य में। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये सलाह है कि लूसेंट की जो हिंदी की व्याकरण है उसमें संज्ञा से अव्यय तक एक चैप्टर है, उसको आप सब जरूर पढ़ें ताकि ये समझ में आए कि जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग वाक्य में करते समय क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है। अब जैसे देखिए, जब एक वाक्य में शब्द प्रयोग होता है तो वह कैसे कैसे अपना रूप बदलता है। पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, क्योंकि बार बार यह पाठ पढ़ते समय हमें पद शब्द मिलेगा। तो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जैसे मैं कहूँ बालक तो एक शब्द है, लेकिन जैसे ही यह बालक किसी वाक्य में प्रयोग होगा यह पद हो जाएगा। क्यों पद हो जाएगा? क्योंकि यह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। अब यह स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर पाएगा। जैसे मैं कहूँ कि बालक बाजार जाता है। अब यह बालक जो शब्द है इस बाजार से, जाता से, है से प्रभावित होगा। यानी अगर बालक कर्ता के रूप में आया है तो इसका जो लिंग होगा, इसकी जो वचन होगी, इसकी जो क्रिया होगी वह एक तालमेल में होगी इस क्रिया के साथ। यानी कर्ता और क्रिया के बीच एक संबंध स्थापित होगा, कर्ता और कर्म के बीच एक संबंध स्थापित होगा, बालक और बाजार के बीच। तो यह शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए कि जो शब्द होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रयोग के आधार पर 8 तरह का हो सकता है। कितनी तरह का हो सकता है शब्द प्रयोग के आधार पर? 8 तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थी बोधक। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है इन्हें विकारी शब्द कहे जाते हैं। यानी ये अपना रूप बदलते हैं। जैसे लड़का है तो अगर लिंग के आधार पर देखा जाएगा तो ये लड़की बन जाएगा, वचन के आधार पर देखा जाएगा तो लड़के हो जाएगा। यानी जो रूप में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से वह है तो बहुवचन बनाना होगा तो वे बन जाएगा सर्वनाम के स्तर पर, या तुम है तुम्हें बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा, तुमसे बन जाएगा। तो ये सर्वनाम में भी परिवर्तन हो रहा है। क्रिया में जैसे जाता है, जाती है। अगर वचन के आधार पर देखा जाए तो जाता है, जाते हैं। ठीक इसी तरह से विशेषण के आधार पर देखा जाए तो काला कुत्ता,
ठीक। लेकिन अगर यहाँ बिल्ली होगा तो बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो काली बिल्ली हो जाएगा। तो ये चारों अपना रूप बदल रहे हैं। अब वो आधार हम जान लें कि किस किस आधार पर ये चारों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण अपना रूप बदलते हैं। ये चारों अपना रूप बदलते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारकों के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो कहाँ पर उनका प्रयोग किया जा रहा है हमें यह देखना होगा, तब जाकर के हमें पता चल पाएगा कि ये शब्द कैसे अपना रूप बदल रहे हैं। अच्छा, शब्द के प्रयोग के आधार पर अन्य जो चार भेद हैं, इनके अलावा जो हमने अभी चर्चा किया हुआ है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अपना रूप बदलते नहीं हैं। ये जैसे क्रिया विशेषण क्या है, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलना शब्द का विशेषता किससे पता चल रही है, धीरे धीरे शब्द से। तो धीरे धीरे हो जाता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक क्या होगा, संबंध बोधक की किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे की स्थिति जो बताए। जैसे मैं कहूँ कि घर के आगे गाड़ी खड़ी है, तो के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, के ऊपर, के नीचे, ये सब होंगे संबंध बोधक। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं कि जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें। जैसे और शब्द है, राम और श्याम, सीता और गीता, मोहन और सोहन, या किंतु, परंतु, लेकिन, या, वा, ये सब समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक आप सब जानते हैं, जहाँ आश्चर्य हो, दुख हो, हर्ष हो, खुशी हो, यहाँ विस्मयादि बोधक होंगे। तो ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। अब हमने इसकी चर्चा क्यों किया, वाक्य बताने से पहले इन शब्दों के भेद क्यों बताए, क्योंकि वाक्य में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब ये वाक्य में शब्द आते हैं, जैसे मैं कहूँ राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब आप देखिए, राम शब्द संज्ञा है और इस वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। बाजार शब्द क्रिया है, सॉरी, बाजार शब्द कर्म है और जाता है शब्द क्या है, क्रिया है। और बाजार कर्म है, राम करता है। अब आप देखिए, अगर राम पुल्लिंग होगा तो जाता है भी पुल्लिंग होगा, लेकिन यह स्त्रीलिंग होगा तो यह भी स्त्रीलिंग होगा। यह तो हमने एक सरल वाक्य बनाया जिसमें आप गलतियां पकड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से किस किस स्तर पर गलतियां हो सकती हैं एक वाक्य में, वह हम देखते हैं। तो सबसे पहले वर्तनी के स्तर पर अशुद्धियां होती हैं। इस पीडीएफ में भी हम देखेंगे आगे क्या क्या दिया गया है, लेकिन जितना सरल हो सकता है पहले हम उसे देखेंगे कि वर्तनी के स्तर पर। जैसे बाजार शब्द की जगह परीक्षा में बाजार शब्द लिख दे, वह बाजार जाता है, तो वर्तनी ही अशुद्ध है। यहाँ पर गलती सीधे पकड़ में आ जाएगी कि वर्तनी की अशुद्धि है। दूसरा, शब्द के निर्माण के स्तर पर हम देखें तो बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। एक वाक्य मैंने लिखा, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। संदिग्ध है। अब आप इस वाक्य में देखिए, ये वाक्य सही है, लेकिन इतिहास की ऐतिहासिकता की जगह पर अगर यह शब्द कर दे कि इतिहासिकता, इस ग्रंथ की इतिहासिकता संदिग्ध है, तो ये वाक्य क्या हो जाता, गलत हो जाता। यानी जो शब्द निर्माण हमने किया, इतिहास से इतिहासिकता नहीं बनता है, इतिहास से ऐतिहासिकता बनता है। इसका मतलब यह हुआ, जब हम यौगिक शब्द बनाते होंगे, योग रूढ़ शब्द बनाते होंगे, या हम विभिन्न प्रत्यय और उपसर्ग से शब्द बनाते होंगे, तो वह भी हमें पकड़ना है कि किस तरह से वह शब्द बनते हैं। कि कोई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं। अब प्रदेश शब्द से भारत में मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ कि भारत में
भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाएं, ये वाक्य सही है, लेकिन मैं अगर प्रादेशिक की जगह पर प्रादेशिक लिख दूं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द निर्माण में गलतियां हैं। अब प्रदेश में इक प्रत्यय लगेगा तो प्रादेशिक नहीं बनेगा, वह बनेगा प्रादेशिक। तो प्रदेश से कौन सा शब्द निर्माण हम कर रहे हैं, वह है प्रादेशिक, यह हमें जानना होगा। तो अभी तक हमने गलतियों को देखा कि लिंग के आधार पर गलतियां हो सकती हैं, वर्तनी के आधार पर गलतियां हो सकती हैं, वचन के आधार पर गलतियां हो सकती हैं। आगे हम अगर देखें तो कौन कौन सी और गलतियां हो सकती हैं, उसमें तो एक हो सकता है कि शब्द चयन की गलती हो सकती है, कि कहीं कोई शब्द का चयन करना है उसमें गलती है, कहीं पर अनावश्यक शब्द लिख दिया जाएगा, एक्स्ट्रा शब्द लिख दिया जाएगा, कहीं पर तो व्याकरण ही गलत होगा। तो अब हम आगे इस पीडीएफ में देखते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सी गलतियां हैं, और अभ्यास के रूप में हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे ताकि आप जान पाएँ कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि पद क्रम के स्तर पर गलतियां हो सकती हैं। पद क्रम क्या है? पद क्रम यानी हिंदी की वाक्य संरचना में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, फिर सहायक क्रिया आती है। तो यह पदों का क्रम है। अगर कह दूं कि बाजार राम जाता है, बाजार राम जाता है, यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पदक्रम ही सही नहीं है। दूसरा, अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ। अन्विति का मतलब होता है तालमेल बैठाना, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया जो भी आया है वह कर्ता कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में, उसमें तालमेल नहीं है। जब जैसे मैं कहूँ लड़के जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़के जाते हैं होना चाहिए, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन होना चाहिए। इसी तरह से रूपांतरण की भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अब रूपांतरण का मतलब यह हुआ कि एक कोई भी वाक्य है वह बदल करके भी बोला जा सकता है, यानी जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य यानी कर्ता उसमें प्रधान होगा, कर्मवाच्य यानी उसमें कर्म प्रधान होगा, भाववाच्य यानी उसमें क्रिया प्रधान होगी। तो जब वाक्य का रूपांतरण हो, अब जैसे कर्ता किस में प्रधान होगा, मैं कहूँ राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान है, यानी राम प्रधान है। मैं कहूँ बाजार राम के द्वारा जाया जाता है, तो बाजार पर ज़्यादा फोकस है। यह बताना उद्देश्य है कहने वाले का कि बाजार राम के द्वारा जाया जाता है, किताब श्याम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो जब ऐसा वाक्य बनाया जाए तो यह पैसिव वॉइस हो जाएगा, यानी कर्म प्रधान हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि उससे चला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, तो ऐसे वाक्यों में चला नहीं जाता इस बात पर जोर है और चलना क्रिया है, तो ये वाक्य भाववाच्य हो जाएंगे। तो यहाँ भी अशुद्धियाँ देखने को मिल सकती हैं रचनांतरण में, रूपांतरण में। कुछ अन्य तरह की भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे परसर्गों की अशुद्धियाँ। परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह, परसर्ग का मतलब होता है कारकों के चिन्ह। जैसे कहीं पर से लगाना होगा तो से ना लगा करके में लगा दिया, कहीं पर लगाना होगा तो वहाँ पर क्या लगा दिया, में लगा दिया, या के ऊपर लगा दिया। तो पर और के ऊपर में ये अंतर पकड़ना होगा कि कहाँ कहाँ गलती होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रकारों में देखेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के नियम क्या है। हमने वैसे भी बता दिया है, लेकिन अब इसको एक बार देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। तो किसी वाक्य में पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी, ये सामान्य स्वरूप है। यदि क्रिया आकर्मक है, देखिए क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जैसे मैं कहूँ कि सोना, उठना, बैठना, जागना, इसके लिए किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है, यह क्रियापूर्ण है। लेकिन मैं कहूँ जाना, तो इसका मतलब कि
राम जाता है, इसका मतलब कि कहीं तो जा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका कर्म होगा। जैसे मैं कहूँ पढ़ना, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ना, भले उसमें ना लिखा हो कि राम पढ़ता है, मैं कहूँ ये वाक्य पूरा है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कर्म जरूर होगा कि राम किताब पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, राम पत्रिका पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रियाएं होंगी। लेकिन सोने उठने बैठने जागने हंसने के लिए किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। तो जहाँ जहाँ अकर्मक क्रिया होगी, तो उस वाक्य में क्या होगा, जब उसकी वो वाक्य की संरचना देखते हैं तो उसमें पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो लिखे नहीं जाते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था कि मोहन पढ़ता है या राम पढ़ता है, तो कर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर्म आ गया, यानी कर्म है लेकिन बताया नहीं गया है। अब विस्मयादि बोधक शब्दों के आरंभ में हमें यहाँ पर गलती पकड़नी है, तो कभी कभी विस्मयादि बोधक शब्द लिखेगा, चिन्ह नहीं लगाएगा, तो वहाँ पर गलती हो जाती है, तो ये चिन्ह भी हमें पकड़ना है, ठीक है। इसी तरह से हमें कुछ संबंध बताने वाले चिन्हों को भी देखना होगा, जैसे राम का बेटा, शीला की किताब, मोहन के बच्चे, तो का, की, के, ये देखना है कि उचित रूप से प्रयोग किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, जिस जगह पर प्रयोग किया जाना चाहिए पदों के क्रम में उस जगह पर प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। अब कुछ प्रश्न के उत्तर हाँ या ना वाले होते हैं, तो ऐसे में ये वाक्य क्या से शुरू होना चाहिए। अगर बीच में क्या लगा दिया देगा तो समझिए कि ये वाक्य गलत है। जैसे क्या तुम बम्बई जाओगे, अब तुम क्या बम्बई जाओगे, अगर ये क्या बीच में कर देता तो वाक्य गलत हो जाता। इसी तरह से आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें कहाँ बीच में आएगा, अगर कहाँ पहले लगा देगा तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे हम अगर चलें तो देखें ये कहाँ कहाँ और गलतियाँ होती हैं। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया सही जगह आ रही है कि नहीं आ रही, ये तो हमने देखा, लेकिन कभी कभी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये सब भी अपनी जगह पर आने चाहिए। जैसे वह लिख रही है धीरे धीरे अगर कर दें इस वाक्य में तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। तो लिखना यानी क्रिया के पहले क्रिया विशेषण आना चाहिए। मैं कल 4 बजे स्टेशन पर पहुंचूंगा, तो पहुंचना क्रिया है, लेकिन 4 बजे स्टेशन क्या है, इसका क्रिया विशेषण है। किताब पढ़कर वापस आया, तो वापस आने की विशेषता किससे पता चल रही है, या यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है कि पहले किताब पढ़ा फिर आया, तो क्रिया विशेषण नहीं है इसमें, इसमें तो पूर्वकालिक क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया भी पहले आना चाहिए, क्रिया बाद में आना चाहिए, तो यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से और ये हमने पदक्रम के संदर्भ में देखा। इस तरह से हम आगे चलें तो कुछ होना चाहिए तर्क संगति कि इन पदों में आपस में, पद तो क्रम में है लेकिन उसमें एक लॉजिक से सेट होना चाहिए, उसमें एक संगति होनी चाहिए। जैसे खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, नहीं, इसमें विशेषण सही जगह होना चाहिए कि सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ, कि क्या काटना है, सब्जी काटना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, विशेषण गलत है, गाय का शुद्ध दूध, दूध की विशेषता शुद्ध से बनानी है, ठीक है, बतानी है, तो यहाँ सही नहीं आया है। हाँ, तो ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उदाहरण दिया हुआ है, पदक्रम में क्या क्या अशुद्धियाँ आ सकती हैं। हम अगर अब दूसरे प्रकार पर चलें, अन्विति, जहाँ तालमेल वाली बात है, ये भी हम देख ही चुके हैं कि कर्ता का लिंग अगर पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग भी पुल्लिंग होगा, कर्ता अगर स्त्रीलिंग की है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। इसमें थोड़ा सा यह देखना है कि जैसे कहाँ कहाँ पर कुछ लिंग ऐसे होंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो लगेगा कि पुल्लिंग है लेकिन वह पुल्लिंग होगा नहीं। कुछ ऐसे स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे, देखने में लगेगा स्त्रीलिंग है, जैसे दही शब्द है, तो ये देखने में लग रहा है कि ई है तो स्त्रीलिंग होगा, दही खट्टी है, नहीं, ये वाक्य गलत हो जाएगा, दही खट्टा है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। इसी तरह से हाथी चलता है, दिखने में स्त्रीलिंग लग रहा है लेकिन पुल्लिंग होगा। वचन के आधार पर कुछ शब्द हमेशा
बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण शब्द है तो उसके प्राण निकल गए, हमेशा ही बहुवचन होगा। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया प्राण निकल गया तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। तो प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण शब्द जो है बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो ये अन्विति हमें ध्यान में देखनी है। इसी तरह से परसर्ग भी अन्विति होने वाले चाहिए कि कहीं पर ने आना चाहिए तो वहाँ ने ही होगा, जहाँ पर को होना चाहिए वहाँ पर को ही होगा। तो ये ध्यान देना है। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कर्ता में कई कई कर्ता है, जैसे मोहन, सोहन और दीपक, यानी यहाँ पर तीन तीन संज्ञाएं मिल गई हैं। और अगर वे और शब्द से जुड़े हैं तो जो क्रिया होगी वो हमेशा बहुवचन होगी। जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। देखिए तो दिल्ली जा रहे हैं बहुवचन बना दिया गया। शीला, मधु और मीरा फिल्म देखने जाएंगी। तो जाएगी और जाएंगी दोनों में अंतर है। तो स्त्रीलिंग की क्रिया है, क्योंकि सब स्त्रीलिंग हैं। दूसरी ध्यान देने की बात है, जाएगी नहीं होगा, यहाँ पर जाएंगी। तो ये बहुत मामूली सी गलती है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाक्य देखिए कि अगर कर्ता में संज्ञा जो है या से जुड़ी हो, या का मतलब या तो ये या तो वो, तो क्रिया जो है अंतिम संज्ञा पद के अनुसार होगी। जैसे मैं कहूँ मोहन, सीता या गीता जाएंगी, जाएगी, यानी मोहन पुल्लिंग है, सोहन पुल्लिंग है, लेकिन गीता तो स्त्रीलिंग है। तो जो यहाँ पर क्रिया होगी वह मोहन सोहन के आधार पर ना होकर के गीता के आधार पर होगी। तो ये ध्यान देना है कि जहाँ या शब्द जुड़ा हो, जैसे मधु, मोहन या सोहन जाएगा, तो मधु स्त्रीलिंग है यहाँ, लेकिन अंतिम में जो पद आया सोहन, इसके आधार पर यहाँ पर क्रिया तय हुई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी। यानी जहाँ पर अक्सर ऐसा होगा कि दो ही संज्ञा होगी इसमें, जैसे लड़के और लड़कियाँ, छात्र और छात्राएं। तो जहाँ पर ऐसे आए, एक और आए, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, जो क्रिया होगी सदैव क्या होगी, पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी। तो ये ध्यान देने की बात है। जैसे लड़के और लड़कियां दौड़ते हैं, सॉरी बहुवचन में होगी, शायद मैंने एक वचन बोला। लड़के और लड़कियां दौड़ते हैं, छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि भले अंत में लड़कियां हैं लेकिन स्त्रीलिंग नहीं होगा, उसे बहुवचन बनाना है। बहुवचन में ही हमेशा होंगी, एक वचन में नहीं होंगी अगर और से दो संज्ञाएं जुड़ती हैं। कर्ता का लिंग अगर नहीं पता होगा तो क्रिया पुल्लिंग में हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि वहाँ कौन बैठा है, तो ये यहाँ जो कौन शब्द आया है ये सर्वनाम है, जो भी बैठा होगा उसका नाम है सर्वनाम। तो वहाँ कौन बैठा है, तो जो भी बैठा है उसका लिंग नहीं पता है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो ये पुल्लिंग की तरह से ये क्रिया प्रयोग की गई। सर्वनाम में जब सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो पहले मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, फिर अन्य पुरुष का किया जाता है, फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो पहले मध्यम पुरुष आप है, वे अन्य पुरुष है, और हम प्रथम पुरुष या हम कहें उत्तम पुरुष है। तो आप, वे और हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना है कि पहले हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में यानी मध्यम पुरुष को लिखा जाएगा, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य पुरुष लिखा जाएगा, और उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। तो इस क्रम में इसको याद रखना है। तो अन्विति संबंधी सूत्र, विशेषण विशेष वाली क्लास हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से देख लिया था कि कैसे इनका लिंग परिवर्तन होता है। जैसे इसमें मैं देखूं तो मुझे किताब पढ़ना है, तो किताब शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो किताब पढ़ना नहीं है, किताब पढ़नी है। तो क्रिया जो बनेगी वह किस आधार पर बनेगी, इस किताब के आधार पर बनेगी। ठीक है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, मोहन कुत्ते को क्या लिखा है, मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। तो मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, इसमें परसर्ग
की अनुवृत्ति नहीं है, ने होना चाहिए था, ने नहीं लिखा है, तो ये दूसरा वाला वाक्य सही है। इसको एक और तरह से बना सकते हैं कि मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। इस वाक्य से ज़्यादा उचित ये दूसरा वाला वाक्य बनाया गया है, क्योंकि क्रिया को अधिक परिवर्तित नहीं करना पड़ रहा है। मारा शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वह भूतकाल में है, और द्वितीय वाक्य में भी क्रिया भूतकाल में है, इसलिए दूसरा वाला वाक्य ज़्यादा सही है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, तो यहाँ पर परसर्ग नहीं लगा था, परसर्ग यानी ये कारक चिन्ह नहीं लगा था। तो ये कुछ उदाहरण आपने देखा कि किस किस तरह से विशेषण के आधार पर अनुवृत्ति ठीक नहीं थी, क्रिया विशेषण के आधार पर अनुवृत्ति नहीं ठीक थी, परसर्ग कहीं पर सही से प्रयोग नहीं किए गए। अब हम देखेंगे कि हिंदी में रूपांतरण कैसे हुआ, रचनांतरण कैसे हुआ, यानी एक्टिव पैसिव वाली बात हमने ऊपर ये समझ ही लिया था, पहले ही समझ लिया था, तो कुछ सीधे उदाहरणों से समझते हैं इसको। जैसे हम देखें कि हिंदी में कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वैकल्पिक होता है, यानी कर्ता जिस स्थान पर प्रयोग किया जाता है और कर्म जिस स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसको बदला जा सकता है। जैसे देखिए कर्तृवाच्य में बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, तो स्थान बदल गया। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, इस वाक्य में बच्चा शब्द तो बदला लेकिन स्थान नहीं बदला है। पीना शब्द का पिया जाता है, इस वाक्य में नहीं बदलता है स्थान, इसमें स्थान बदलेगा। दूसरे में देखिए दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है, तो दूध शब्द पहले आया, स्थान बदल गया। तो जब भी हम कर्मवाच्य बनाएंगे उसमें वाक्य बदल सकते हैं, तो दोनों वाक्य सही होंगे। अगर स्थान बदल जाता है तो भी, नहीं बदलता है तो भी। तो ये विकल्प है आपके पास कि बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए कि दूध बच्चे के द्वारा पिया जाता है। दूसरा वाला वाक्य आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में पैसिव बनाते रहे होंगे तो इसी दूसरे वाले तरीके से ही बनाते रहे होंगे। अच्छा, कर्ता के बाद सदैव के द्वारा अथवा से परसर्ग लगाया जाता है। यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। जैसे देखिए, अगर से और के द्वारा में कौन सा सबसे उचित प्रयोग है, यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि जब भी निषेध वाची वाक्य होगा, जहाँ नहीं वाला नकारात्मक सेंस में कोई बात होगा, वहाँ पर से का प्रयोग होगा, और जहाँ पर कोई चीज़ पॉजिटिव सेंस में होगी वहाँ पर द्वारा की बात होगी। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, तो मजदूरों के द्वारा यहाँ पर प्रयोग हो गया, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में बात, सकारात्मक बात हो रही है। माँ नहीं चल पा रही है, तो नहीं है निषेधवाचक है, तो माँ से नहीं चला जा रहा है, यह वाक्य सही होगा क्योंकि ये नकारात्मक है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण था किसका, कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, कौन से परसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अच्छा देखिए, जब भाववाच्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये शब्द है, ये वाक्य है, बच्चों, ये नहीं है, इसमें नहीं है भाववाच्य। कोई एक ठीक ठाक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये वाला उदाहरण देखिए, बच्चा सो रहा है, बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है, माँ से खाना नहीं बनाया जा रहा है। तो इनमें जब परिवर्तन हुआ तो वह किस आधार पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर अधिकांश क्रिया रूपों में जा शब्द जुड़ जाता है। सोया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, तो ये जा शब्द पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अशुद्धियाँ पूछी जा सकती हैं कि वह परिवर्तन किस ढंग से किया जा रहा है। जैसे कुछ क्रियाओं में जो जा रूप है, हो सकता है कि वह नहीं भी आए। जैसे माँ से खाना नहीं बन रहा है, तो इसमें जा वाला रूप नहीं आया। तो ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर यह जा वाला रूप आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। और प्रेरणार्थक क्रियाओं के संदर्भ में गलतियाँ होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, पहले तो यह समझ लें, जहाँ स्वयं खुद काम न करके किसी से कोई काम करवाया जाए। जैसे बच्चा दूध पीता है, और
यहाँ पर देखते हैं कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो दूध पीना एक क्रिया है, लेकिन पिलाना भी एक क्रिया है और यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी कि माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, यानी खुद नहीं पिला रही है, किसी और से दूध पिलवा रही है। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ता है, एक क्रिया है पढ़ना, वह पढ़ाता है, यह भी एक क्रिया है। लेकिन मैं कहूँ वह पढ़वाता है, तो जब से ही पढ़वाना आएगा यह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इस प्रेरणार्थक क्रिया में भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर एक सूची बनी हुई है, इस सूची से आप इसे याद कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रेरणार्थक क्रियाएं बदलती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये वाला वाक्य देखिए, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया, हलवाई ने मुझे दूध पिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा तो हलवाई ने मुझे दूध पिलाया इस शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग देखो, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, और दूसरा वाक्य क्या है, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया, तो ये वाक्य सही होगा। तो ये कुछ प्रयोग थे हमने देखे। आगे हम अब कल की क्लास में, आज हम यहीं तक रखते हैं कि आगे हम जो क्लास बनाएंगे उसमें कुछ और अशुद्धियाँ देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से किस वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये 30 मिनट की क्लास हो गई है। पढ़ने के लिए आप सबको थैंक यू। हम अगली क्लास में देखेंगे कि आगे कौन कौन से और अच्छे उदाहरण मिल सकते हैं।